नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो है भारत के संविधान से आपका परिचय। हमारी सीरीज के अंतर्गत आर्टिकल भारत के संविधान 13 के क्लोज 2 को आज हम विस्तार से बताएंगे। उससे आपका परिचय कराएंगे कि उस आर्टिकल की क्या संवैधानिक प्रभाव हैं और वह किन किन पे लागू होता है। उसको आप विस्तार से समझें और जानें कि वो ये जो आर्टिकल है भारत के संविधान, इसका क्या प्रभाव है। तो इसकी जो इंग्लिश की जो संवैधानिक भाषा है, आर्टिकल 13 क्लोज 2, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ये संवैधानिक लैंग्वेज है। इस आर्टिकल के क्लोज 2 की ये संवैधानिक लैंग्वेज है। ये कह रही है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच takes away or abridges the right conferred by this part of any law। ये आर्टिकल कह रहा है का क्लोज 2 बता रहा है कि राज्य, पहली बात तो राज्य ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो टेक्स अवे, जो ले रहा है। क्या ले रहा है? राइट्स। जो इस पार्ट 3 है उसको जो है छीन रहा है, कम कर रहा है। तो वो लो जो ऐसे हिसाब का बना हुआ है, जो छीन रहा है, वो एक्सटेंड हो जाएगा उतनी मात्रा में वॉइड हो जाएगा, हट जाएगा जितनी मात्रा में वो कॉन्ट्रावर्जन है, यानी कि जो असंगत है, उल्लंघन कर रहा है। कोई भी लो जो पार्ट 3 है, इस भाग का द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कम करती है। इसमें 2 बातें हैं, या तो छीन रही है या कम कर रही, डायलूट कर रही है। तो इस खंड के उल्लंघन में, ये जो खंड है इसके उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा में, उतनी ही मात्रा में जितनी उसमें उल्लंघन की गई, पूरा एक्ट नहीं, पूरा कानून नहीं, जितना वो उल्लंघन की मात्रा में है वो शून्य होगी। वो जो विधि है, वो जो क्लोज है कोई भी एक्ट का, वो उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में वो उसको घटा रहा है या छीन रहा है, वो वॉइड होगा। अब ये जो प्रभाव है ये उनके लिए है जो संविधान निर्माण होने के बाद बनाए गए कानूनों के बारे में है। तो इसलिए ये क्या है, भूतलक्षी प्रभाव तो नहीं रखता, ये भविष्यलक्षी प्रभाव रखता है। इसका प्रभाव जो है आर्टिकल के क्लोज 2 का भविष्यलक्षी प्रभाव है कि कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम कर रहा है या छीन रहा है।
अगर कोई भी कानून में जितनी मात्रा में जिस लाइन में या जिस खंड में ये बातें हैं, वो उस खंड की उतनी लाइन मात्रा को वॉइड माना जाएगा, जितने से वो असंगत है, उल्लंघन कर रहा है। तो अब इस आर्टिकल पे में और जो भूतलक्षी जो आर्टिकल था, जो पहला क्लोज 1 था, उनमें क्या अंतर है? वो ये है कि अनुच्छेद 3 का खंड 2 राज्य को ऐसी विधि, ऐसे लॉ को पारित करने से निषेध करता है, मना करता है, जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती है या कम करती है। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होंगी। तो ये जो लॉ है, ये शुरुआत से ही वॉइड माना जाएगा। लेकिन जो भूतलक्षी प्रभाव पहले उसमें बताया था कि वो संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं, क्लोज 1 के जो क्लोज 1 था 13 का, उसमें संविधान निर्माण से पूर्व की विधि थी, वो प्रारंभ से शून्य नहीं होती थी। वो भारत के संविधान के निर्माण होने के बाद की परिस्थितियों के अनुसार वो उतनी मात्रा में शून्य हो गई, जितनी में जो है वो वॉइड हो गई, जितनी मात्रा में वो क्लोज के प्रभाव से असंगत थी। लेकिन ये जो इस आर्टिकल का जो क्लोज है, ये कह रहा है कि जो भी क्योंकि ये संविधान निर्माण होने के बाद की लॉ को प्रभाव करता है, तो जो लॉ बनेगा वो बनने के दौरान से ही वॉइड माना जाएगा। उसका प्रभाव शुरू, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहले से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे ही बन गया उसके बावजूद भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। तो वो जो है वह मृत विधि है। इस संविधान में संशोधन करके या संवैधानिक परिसीमाओं को हटाकर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, उसको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। इसे फिर से पारित करना आवश्यक होगा। यद्यपि मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, फिर भी उसकी अविधि मान्यता को घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। संविधान पूर्व विधि और संवैधानिकतर विधि में अंतर यह है कि पहली विधि प्रारंभ से, संविधान पूर्व का मतलब संविधान निर्माण से पहले, और संविधानोत्तर का क्या मतलब होता है कि संविधान निर्माण के बाद की जो लॉ हैं, उनमें अंतर यह है कि जो पहला लॉ है वो पहले से ही शून्य होता है। शून्य का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, बल्कि संविधान लागू होने पर ही शून्य होती है। जबकि दूसरी जो विधि है वो प्रारंभ से ही शून्य होती है। इस प्रकार की विधि संविधान के पूर्व अर्जित अधिकार और दायित्व के संबंध में पूर्ण रूप से वैध होती हैं, जबकि जो पहली जो विधि थी वो पूर्ण रूप से वैध होती है, किंतु दूसरी जो क्लोज के अनुसार जो विधि जो होती है वो प्रारंभ से ही शून्य होती है। इसके अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो पूरा हो या चल रहा हो, पूर्ण रूप से अवैध होगा। यदि कोई व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है तो उसे रिलीफ पाने का अधिकार होगा। दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये बातें बताई गई थी कि भाई अगर कोई जो है ऐसी लॉ जो वॉइड था आर्टिकल 13(2) के अनुसार, और उसके कारण किसी भी आदमी को कोई नुकसान हुआ हो, तो उसको रिलीफ पाने का भी अधिकार है। क्या अब बात ये आती है कि क्या जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत है वो संविधान निर्माण के बाद की जो विधियां हैं उन पे लागू होता है?
तो इसका उत्तर सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 728 पेज पे ये जो है बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत संविधान निर्माण के बाद की जो विधियां हैं उन पे लागू नहीं होती, क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत विधि प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। अतः बाद में किया गया संविधान संशोधन उसे मान्य नहीं बना सकता। ऐसी विधि फिर से नए सिरे से पारित करना आवश्यक होता है। दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1959 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सगीर अहमद के निश्चय को अनुमोदित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान निर्माण के बाद की विधि एक पहले से ही मृत विधि है, स्टिल बोर्न होती है और प्रारंभ से ही शून्य होती है। अतः आच्छादन का सिद्धांत इस पे लागू नहीं होता। अल्पमत का यह विचार था कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधि पर लागू होता है। जो अल्पमत का था उसने कहा कि लागू होता है, लेकिन वो उनकी जो वो थी ये जो है वो ठीक नहीं थी, क्योंकि जो विधि पहले से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस पर आच्छादन कहाँ से आ जाएगा, उस पर ग्रहण कहाँ से लगेगा, वो तो पहले से ही ग्रहण है। किंतु गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1300 के मामले में दीपचंद और महेंद्र लाल के मामलों में दिए गए निश्चय को काफ़ी बदल दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि संविधानोत्तर विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह सभी प्रयोजन के लिए प्रारंभ से ही अकृत होती है, शून्य नहीं होती, अकृत नहीं होती। पूर्ण अकृत्यता न्यूलिटी का ये जो नियम है सर्वव्यापी नियम नहीं है और इसके अनेक अपवाद भी हैं, मतलब वो सबके लिए नहीं है, उसके अपवाद भी हैं। क्यों? जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए ही तो वो प्रारंभ से शून्य हैं, लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए तो वो जो है वो माना जाएगा कि भाई जिनका कोई फंडामेंटल राइट वोलेट नहीं हो रहा किसी लॉ से, उन पे तो वो विधि बाकायदा लागू होगी। तो सर्वव्यापी नियम नहीं है, इसके अनेक अपवाद हैं। इस मामले में न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि एक संविधानोत्तर विधि संविधान निर्माण के बाद की विधि जो है, जो अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छीनती या उनको कम करती हैं, वह अनागरिकों के लिए के प्रति परिवर्तनीय हैं, लागू हो रहती हैं, क्योंकि विधि केवल नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है। अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त वॉइड शब्द शून्य शब्द से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन पर शून्य है जिनका अधिकार कानून बनाकर लिया जा सकता है, किंतु जिन व्यक्तियों का कोई मूल अधिकार प्राप्त ही नहीं है उनके प्रति संविधान निर्माण के बाद की जो विधियां हैं वो शून्य होने पर भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। नागरिकों और अनागरिकों की स्थिति एक जैसी नहीं है। नागरिकों का कतिपय अधिकार प्राप्त है जो अनागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार यदि यह मान लिया जाए कि एक कंपनी जो नागरिक नहीं है उसे अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त अंतर्गत अपनी संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल करने और उपचार पाने का अधिकार है, तो बम्बई लेबर वेलफेयर फंड एक विधिमान्य कानून है और गैर नागरिकों को पूर्ण रूप से लागू होता है। अतः कंपनी यह तर्क नहीं ले सकती कि उनका संपत्ति का धारण, अर्जन और वहन का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना छीना या न्यून किया जा रहा है। संक्षेप में, संविधान निर्माण के बाद की जो विधि तभी शून्य या मृत होती है जब वह नागरिकों के मूल अधिकारों से असंगत होती है।
जहां तक अनागरिकों का प्रश्न है तो ऐसी विधि परिवर्तनीय रहती है और वैध बनी रहती है। चूंकि कंपनी एक नागरिक नहीं है, अतः संविधान निर्माण के बाद जितनी भी विधि हैं उन पर लागू होती हैं। दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर AIR 1985 में निर्धारित किया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत संविधान उत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले ही वे नागरिकों से संबंधित क्यों न हो। तो इस प्रकार से न्यायालय के तर्क अपने अलग अलग केसों में अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो मूल जो विषय था वो ये निकल के आया कि भाई देखो, कोई भी कानून, ऐसा कानून जो संविधान निर्माण होने के बाद में बना, वो आर्टिकल 13(2) के कारण अगर वो उसको उल्लंघन कर रहा है, भारत के संविधान के में मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह पहले से ही उतनी मात्रा में वॉइड होगा जितनी मात्रा में वो उल्लंघन कर रहा है, पहले से ही वॉइड होगा। और ये बात अनागरिकों पे लागू नहीं है। जो नागरिक नहीं है उन पे तो इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो लोग उन पे लागू होगा। जो वॉइड है उसके बावजूद भी होगा। क्यों? मूल अधिकार केवल नागरिकों के होते हैं, अनागरिकों के नहीं होते कुछ मामले में। दूसरा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो इस विषय में लागू नहीं होती, लेकिन किसी किसी मामले में यह कहा गया कि वो इस पे भी लागू होती है। तो ये न्यायालय के सामने केस के फैक्टों पे निर्धारित करता है कि किस मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू हो सकता है और किस मामले में नहीं हो सकता। तो इस आर्टिकल का जो हमारा समझाने का जो मतलब था वो यही था कि इस आर्टिकल में जो है क्या बातें हैं। पहला जो आर्टिकल 13(1) में संविधान निर्माण के पूर्व की विधियों पे ये वो लागू होता है, और ये संविधान निर्माण होने के बाद की विधियों पे लागू होता है। संविधान निर्माण से पहले की जो विधि हैं, लो हैं, वो प्रारंभ से शून्य नहीं होते। वो उनके जो दायित्व हैं उनके कारण उनके दायित्व संविधान निर्माण होने के बाद भी बने रहते हैं। लेकिन इस मामले में जो संविधान निर्माण होने के बाद की जो विधि हैं वो प्रारंभ से ही, जैसे ही बनी उस दिन से ही वो पहले से ही उतनी मात्रा में शून्य होती हैं, वॉइड होती हैं, जितनी मात्रा में वो मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रही है, उनको कम कर रही है। तो जब प्रारंभ से ही वो शून्य है तो उसके कारण जो भी दायित्व हुए किसी आदमी पे, वो उसका प्रश्न ही नहीं उठता, कोई दायित्व ही नहीं बनता। तो इस प्रकार हमारा इस वीडियो में हमने अपने जो है इस आर्टिकल 13(2) को हमने आप कैसे उसका परिचय कराया। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो इसमें जो बताएगा दो बातें, एक तो लॉ क्या है और लॉ इन फोर्स क्या है, और कौन सी बातें लॉ में शामिल नहीं होती। ये जो है हम अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आप भी अपना ध्यान रखें, गर्मी बहुत हो रही है, और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।